हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो अपना हैंड रिटन नोट से आप लोग को 91 क्वेश्चन तक ये पेज में करा रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे रखी हूँ कि ताकि आप लोग देखो कि मैम बेस से कूद करके नहीं करा रहे हैं। जो भी चीजें हो रहा आपका एकदम सिक्वेंस से पूरा हो रहा है। कैसा लगा? आप लोग रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिए कि मैम आपका नोट्स बहुत अच्छा, अपने नोट से पढ़ाई। ठीक है, मैं भी सोच रही हूँ आखिर रख करके किसके लिए ही रखी हूँ। तो मैं सारा क्वेश्चन आप लोग को करा देती हूँ, जो भी 3-4 सेट में होगा। ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू अभी रखी हूँ, बीच बीच में हो सकता है कोई और भी आए, लेकिन इसे मैं कंप्लीट करा दूंगी आपके एग्जाम तक। एग्जाम आप लोग का आएगा तो 15-20 दिन, 1 महीना पहले आप लोग का मैं मैराथन भी शुरू करा दूंगी। ठीक है, फिलहाल आप लोग धैर्य बना करके पढ़ाई करते रहें। 10:40 पे आप लोग का क्लास अपलोड होता है। 10 बजे आकर के क्लास में प्रीमियम चलता है, वहां पे अपना आंसर लिखें, अपना टाइप करें खुद। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के, जैसे मैंने नोट्स बनाया ऐसे आप लिख करके भी रख सकते हो। ऐसे नोट्स लिखने का फायदा ये होता है कि जब एग्जाम आता है तो लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, बस वन लाइनर है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, से सारी चीजें रिवाइज हो जाती है। जैसा आपको अच्छा लगे करिए, बट किसी भी हर हाल में आपको पढ़ाई करनी है, चाहे आप जैसे करिए, एनी हाउ एनी कंडीशन। ठीक है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन और विकल्प नहीं है। ठीक है, आप तो जान लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको से हाल चाल पूछ लूं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आप लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे दीजिए। 91 क्वेश्चन पे कहा शाम को 5 बजे आप लोगों का अभी 1-2 दिन कंटिन्यूअस आप लोगों का क्या होगा, मेंस का क्लास चल रहा है। आप लोग 5 PM पे आकर के वहां पे जुड़े। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है मेंस करके, LT मेंस करके। वहां पे जाकर के पहले क्लास से आप लोग देखते आए। और मैंने थंबनेल लगाया है कि 30 दिन में मेंस लिखना सीखें। तो 30 दिन में मेंस का मतलब कि 30 दिन में मैं सीखना लिखना सिखा दूंगी कि कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, यूं ही नहीं थंबनेल लगा हुआ है। मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ, मेरे कथनी और करने में कोई अंतर नहीं होता है। जो लोग रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इस चीज को देख पा रहे होंगे। ठीक है, फिलहाल बहुत बातें हो गई, हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। 91 क्वेश्चन से उस वीडियो में था, अब यहाँ से 92 से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। क्या है प्रश्न? एमाइलेज को क्या कहते हैं? एमाइलेज को और क्या कहेंगे? तो एमाइलेज को हम टायलीन कहते हैं। ये टायलीन कहाँ पाया जाता है? टायलीन को लिखते हैं तो पी से लिखते हैं। ठीक है, पी साइलेंट होता है, फिर यहाँ से टाइलिन होता है। तो आप कभी भी इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आप हमेशा पी लगा करके ही पढ़ेंगे। यानी पी पी साइलेंट होता है, इसलिए टाइलिन ऐसे लिखा जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है मैम? आप कहोगे ये हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, यानी जो जिससे सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है, सलाइवा सलाइवा जो निकल रहा है उसमें क्या होता है? टाइलिन होता है। यानी लार ग्रंथि से ये टाइलिन साबित होता है। और ये किस पे वर्क करता है? तो ये सीएचओ को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सीएचओ यानी कार्बोहाइड्रेट्स। प्रश्न बनता है कि मुख से पाचन किसका शुरू हो जाता है? सीएचओ का, प्रोटीन का एंड फैट का। तो आप क्या आंसर करेंगे कि सीएचओ का पाचन जो होता है हमारी मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, किस पे वर्क करता है? तो टाइलिन पे वर्क करता है। टाइलिन क्या है? अदर टाइलिन किस पे वर्क करेगा? माल्टोज पे वर्क करता है। माल्टोज क्या है? अनाजों की शर्करा को हम माल्टेज कहते हैं, माल्टोज कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर करते। सीएचओ का प्रति ग्राम देता है। अब आप लोग मैं सीएचओ का बता रही हूँ, आप लोग प्रोटीन और फैट दोनों का कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दीजिए कि सीएचओ का प्रति ग्राम 4.2 किलो कैलोरी देता है। तब तक आप लोग कमेंट करें और आप लोग बताएं सीएचओ के कितने प्रकार होते हैं। आप लोग भी लिखते चले, मोनो, डाई एंड पॉली। ठीक, आप लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। मोनो में क्या क्या होगा? पहले मैं पॉली से शुरू कर रही हूँ, आप लोग मोनो का टाइप कर दें, क्योंकि आप लोग को टाइम नहीं मिल रहा है लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? सेलुलोज होगा, पॉलीसेकेराइड, हेमिसेलुलोज, डेक्सट्रीन, और क्या होगा? पैक्टीन। ये सब क्या है? ये सब पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं। डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल क्या है? SML। और मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या हो गया? GFG। इनका फुल फॉर्म भी आप लोगों को बताना है। तो GFG का फुल फॉर्म आप लोग लिख चुके होंगे, इसलिए मैं इधर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। SML का फुल फॉर्म क्या हो गया? सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ये सब क्या है? ये सब सैकेराइड के में सीएचओ के सब प्रकार है। पोलोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड। ठीक है, ऐसे आपको भी लर्न है। आप लोगों को क्या इस तरीके से लर्न है?
कि बिना देखे आप इस चीज को लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो आपकी तैयारी A1 है, अगर नहीं लिख सकते हैं तो अभी कोशिश करने की जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर कर दे। खमीरीकरण बढ़ाती है, यानी फर्मेंटेशन क्या बढ़ाती है? तो क्या बढ़ाएगी? पाचनशीलता बढ़ाती है, बी कॉम्प्लेक्स को बढ़ाता है। क्या क्या बढ़ता है? पाचनशीलता और बी कॉम्प्लेक्स बढ़ता है। कोई भी चीज आप देखते हो फर्मेंटेड हो जाता है, जैसे ढोकला हो गया, रवा हो गया, जो भी चीजें बनती हैं वो आसानी से पच जाती हैं। इडली हो गया, ये सारी चीजें क्या है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाती हैं। 95 का आंसर कर दे, क्या होगा? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया क्या होती है? यहाँ पे 3 शब्द है, इन तीनों शब्द को मैं आपको सिखाऊंगी कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। तीनों शब्द आप लोग कहीं भी नोट करके रख लें, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पहले नंबर पे क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया होती है, यानी हम लोग खाना ज्यादा खा लिए, हमारे अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो गया, तो आप लोग जानते हो ना कि ग्लूकोज के रूप ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। जी मैम, हम लोग जानते हैं कि 200 ग्राम हमारे जो होता है लीवर में स्टोर हो जाता है, और 350 ग्राम जो होता है हमारे मसल्स में स्टोर हो जाता है। टोटल 550 ग्राम स्टोर हो गया, हम इतना जानते हैं मैम। तो ये आप बहुत अच्छा जान रहे हैं, इससे बाहर आपको कुछ जानना भी नहीं है। तो ये जो ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो गया, 550 ग्राम जो स्टोर हो गया, इसी को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी आपको याद होगा हुआ कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या है। अब दूसरा नंबर प्रश्न है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अभी तो आप लोगों ने देखा कि नॉर्मल जब हम लोग ग्लूकोज खाना ज्यादा खा लिए, आज हम लोग खूब इस समय खाए जा रहे, काम नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ग्लूकोज होता जा रहा है, तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो गया। समझ में आया? तो उसे हम क्या कह दिए? ग्लाइकोजेनेसिस। अब जब हम क्या कर लिए, घर में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, हम व्रत रखे हुए हैं, हम 9 दिन का नवरात्र रखे हुए हैं, हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो उस दौरान क्या होगा? ये ग्लाइकोजन जो था, ग्लाइकोजन जो हमारा स्टोर था, अब ये ग्लूकोज के फॉर्म में हमें एनर्जी देगा। क्या करेगा? ये जो ग्लाइकोजन है अब ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होकर के हमें एनर्जी देगा। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसका ट्रिक मैं बनाऊं, अभी मैं इसको भी बता लूं, तब देखिए हो सकता है कोई ट्रिक मिल जाए कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस। चलिए अभी देखते हैं। नंबर 97 प्रश्न क्या है? प्रोटीन प्लस फैट से जब ऊर्जा मिलती है, मैंने आप लोगों से कहा ना, जब ग्लूकोज एनर्जी देना बंद कर देती है तो उतर के प्रोटीन भाई साहब आते हैं, और जब प्रोटीन भी खत्म हो जाते हैं तो फैट आता है दौड़ा दौड़ा। ठीक है, आपको ये तीनों जिंदा रखते हैं। जब तीनों खत्म, जब खुद ही मर जाएंगे तो आपको कहाँ से जिंदा रख पाएंगे? तो ये दोनों भी अपना अपना कार्य क्या है, वफादारी से निभाते हैं। तो प्रोटीन और फैट जब हमें एनर्जी देने आएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका ट्रिक मुझे आ गया, आप लोग इसका ट्रिक अगर सोच पाए हो तो बता दीजिएगा। इसका ट्रिक होगा, आप कहोगे मैम एनर्जी देने का कार्य कौन कर रहा है? ग्लूकोज कर रहा है। कौन कर रहा है? ग्लूकोज कर रहा है। ग्लूकोज का ही कार्य है ना एनर्जी देना। जी मैम, CHO का ही कार्य हमें एनर्जी देना। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो पढ़ते आ रहे हैं, तो ये नए लोग कहाँ से एनर्जी दे लिए? प्रोटीन और फैट नए लोग हो गए ना। तो जब नए लोग एनर्जी देने लगेंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे? नियोजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? नियोजेनेसिस कहेंगे। जब बीच में नियो आ जाए तो आपको क्या देखना है कि नए लोग एनर्जी दे रहे हैं, और ये नए लोग हैं कौन? तो आप कहोगे मैम प्रोटीन और फैट नए लोग आए एनर्जी देने, इनका तो काम एनर्जी देना है ही नहीं। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य एनर्जी देना है ही नहीं। लेकिन जब ये absent हो गया तो क्या है, आप अपने घर में काम कर रहे हो, ठीक, आज आप खाना बना रहे हो, आपकी तबीयत खराब हो गई, तो उस जगह पे क्या आपकी मम्मी भाभी दीदी खाना नहीं बनाएंगी? बनाएंगी। अगर ये लोग नहीं होंगे तो क्या भैया पापा नहीं खाना बनाएंगे? तो बनाएंगे। तो जब ये नए लोग आ गए, भैया पापा दीदी भाभी जब नए लोग आ गए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? नियोजेनेसिस कहेंगे। आई थिंक आपको फैट और प्रोटीन वाली चीज तो याद हो गई होगी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मैम जी मैम हमें ये वाला ट्रिक याद हो गया कि प्रोटीन और फैट जब नए लोग एनर्जी देंगे तो उन्हें हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब रुकिए, मैं यहाँ पे भी ट्रिक कोई खोज लूं। ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जब ग्लूकोज
पहले होगा और ग्लाइकोजन लास्ट में होगा तो उसे क्या कहा जा रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहा जा रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, और यहाँ क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो यहाँ जुड़ क्या रहा है, केवल लाई एक शब्द जुड़ जा रहा है। तो लाई किसकी वजह से आ जा रहा है, तो आप कहोगे मैम ग्लाइकोजन की वजह से लाई आ जा रहा है। इधर देख लो आप लोग, जब पहले ग्लाइकोजन आएगा कि ग्लाइकोजन से जब एनर्जी मिल रही है तो यहाँ का लाई जो उठकर क्या हो गया, यहाँ लाई में मैच कर गया। इस तरीके से आप कुछ हल्का सा ट्रिक लेकर के याद कर लोगे, तो जब ये दोनों याद हो गया तो आपका ये एक बचेगा। अब सीधे आंसर कर देंगे। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं ट्रिक नहीं खोज पा रही हूँ, सॉरी। आप लोग इसके लिए कुछ देख लीजिएगा अलग से, नहीं तो ये जो मैंने लाई लाई मैच करा दिया, अगर इतने से काम बन जाए तो खैर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर कर दे, कमेंट बॉक्स में बता दे कि कैसा लग रहा है। 98 का आंसर कर दे। डाल्टन प्रणाली के प्रतिपादक है, कौन है, तो पारफर्स्ट है। कौन है, पारफर्स्ट है। आप लोग को पांचों ब्रांच से इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने नोट्स बनाया है, कोई किसी एक ब्रांच का नहीं है। ठीक है, हर ब्रांच से क्वेश्चन है इसमें। 99 जैसे लास्ट होते जाएगा ना, ऐसे आपको क्वेश्चन टफ मिलते जाएगा। अभी तो क्वेश्चन इजी इजी आपको दिख रहा है, जैसे क्वेश्चन और गहराई में जाएगा, प्रश्न और अंदर जाएगा। अभी आप देखिएगा जब 200-300 प्रश्न पहुंचेगा तो आप प्रश्न का स्तर देखिएगा। खेल एक स्वैच्छिक एवं आत्म केंद्रित क्रिया है। यह डेफिनेशन किसने दिया है, तो टीपी नन ने दिया है। किसने दिया है, टीपी नन ने दिया है। नंबर 100 के क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम पीयूष ग्रंथ कहते हैं, मक्के के दाने के समान होती है। ठीक, कहीं कहीं वन लाइनर ऐसे भी लिख दिया गया है। क्या होती है, मक्के के दाने के समान होती है। यह कहाँ होती है, हमारे ब्रेन में होती है। इसके कितने भाग होते हैं, तो इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ये इसे क्या कहते हैं, तो इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर कर दे। बालक में लिखने की क्रिया का विकास कब से होता है, तो 2 से 3 वर्ष का जब बालक होता है तो वो धीरे धीरे पॉइंट मिलाना शुरू कर देता है, सर्कल लाइन खींचना शुरू कर देता है, सर्कल बनाना शुरू कर देता है। कितने वर्ष का बच्चा, 2 से 3 वर्ष का बच्चा। इसीलिए जैसे ही 2.5 वर्ष का बच्चे हो रहे हैं, 3 वर्ष की, उनका तुरंत प्री प्राइमरी जो भी हो रहा है एडमिशन लोग करा दे रहे हैं। ठीक है, 102 का आंसर कर दे। सीखने की योग्यता ही होती है, यह डेफिनेशन किसने दिया है। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे इस नोट्स में बहुत ही छोटे छोटे डेफिनेशन हैं, और आपको यूं ही केवल छोटे छोटे डेफिनेशन से लर्न भी करने होते हैं, क्योंकि बड़ा डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, तो सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसने परिभाषा दिया है, तो बर्किंघम ने दिया है। किसने दिया है, बर्किंघम ने दिया है। एक सेकंड, मेरी वॉल्यूम नहीं फुल थी। आप लोग कल को लगोगे शिकायत करने की मैं पहले कम आ रही है। आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैंने छुट्टी ले रखा है, आप लोग को शायद पता होगा। आज नहीं, मतलब ये वीडियो आपको कब मिलेगा, ये वीडियो आपको मिलेगा 5 को, तो मैंने लीव ली है 4। ठीक है, कब लिया है मैंने लीव, 4 को लिया है। ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए 4 को मैं स्कूल नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। लेकिन 4 को मैं बैठ करके आपका वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। सोच लीजिए, मैं स्कूल जाकर के वहां नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपका वीडियो मुझे शूट करना है, क्योंकि 4 को अगर शूट नहीं करूंगी तो 5 को चलेगा नहीं। ठीक है, तो आपका क्लास अब्सेंट ना हो, इसलिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। होता है ना कि या तो करो कि नहीं करो, तो फिर बहुत कुछ करो, जी जान दे दो। तो मैंने जब शुरू किया है, आप लोगों का भरोसा मेरे ऊपर बन रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं क्लास बंद कर सकती हूँ। इसलिए मैंने आज, मेरी तबीयत खराब होने के बाद भी आज का वीडियो शूट हो रहा है। ठीक है, बच्चे के जन्म के समय लंबाई होती है, कितने इंच का बच्चा होता है, तो आप कहोगे मैम 20 इंच का बच्चा होता है, लगभग 18 से 20 इंच। कितना, 18 से 20 इंच। अगर इसे सेंटीमीटर में पूछे तो कोई आंसर दे पाएगा। अगर कोई सेंटीमीटर में पूछे कि बच्चे का सेंटीमीटर में लंबाई कितनी होती है, तो शायद 50 से 55 सेंटीमीटर लंबाई होती है। आप लोग चेक करके बताइएगा, am I राइट, मैं राइट हूँ, मैं सच हूँ कि नहीं हूँ। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, जहां मुझे डाउट होता है मैं आप लोग को दे देती हूँ चेक करने के लिए। संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो मैक्डूगल ने दिया है। किसने दिया है, मैक्डूगल ने दिया है। 105 का आंसर करते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, कौन कौन से डेवलपमेंट को प्रभावित करेंगे, तो बुद्धि करेगा, ग्रंथियां करेंगी, ग्रंथियों का स्राव और पोषण, ये सब क्या है, विकास को प्रभावित करते हैं। सीडी में अब इसके बाद आप लोग का अभी तो मैथ चल रहा है, इसके बाद मैं यही पढ़ाने वाली हूँ, विकास क्या है, वृद्धि क्या है। ठीक है, 106 का आंसर करते हैं आप लोग। गर्भाधान से किशोरावस्था तक की वृद्धि, वृद्धि होती रहती है, यानी कह रहा है गर्भाधान से किशोरावस्था तक वृद्धि होती रहती है।
विकास से तात्पर्य क्या है? यहाँ इसके कहने का मतलब क्या है कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है? तो वृद्धि वो होती है जो जन्म से लेकर के गर्भ किशोरावस्था तक चलती है, लेकिन विकास जो होता है, विकास जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक होती है। विकास जन्म नहीं, जन्म के पहले से लेकर के, गर्भधान से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली चीजें क्या होती है? डेवलपमेंट होती है, यानी विकास होता है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, 18 साल के बाद वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है हमेशा चलता रहता है। वृद्धि को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, हम माप सकते हैं। आज हमारा बच्चा 2 फीट का है, कल को 5 फीट का होगा, ये मैं देख पा रही हूँ। लेकिन मैं 2 किलो है, 4 किलो है, ये मैं वेट कर पा रही हूँ, ये वृद्धि है। लेकिन जिसे मैं केवल अनुभव कर पा रही हूँ, वो क्या होता है? वो विकास होता है। विकास कैसा होता है? तो विकास क्वालिटेटिव होता है, यानी गुणात्मक होता है। कैसा होता है? क्वालिटेटिव होता है, यानी गुणात्मक होता है। इसे कोई भी जी नहीं पढ़ेगा, यहाँ पे यू है, ठीक है। क्वालिटेटिव होगा, ना कि क्वांटिटेटिव होगा। क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव ग्रोथ होता है, ठीक है। 108 का आंसर कर दे। बालक चलना शुरू करता है तो 11 माह से बच्चा चलना शुरू कर देता है, ठीक है। जिनके पास बेबी होंगे वो इन सब क्वेश्चन का आंसर तो थोड़ा बहुत उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर कर दे 9 का। मैजिक फाइबर किसे कहते हैं? तो मैजिक फाइबर किसको कहते हैं? नायलॉन को कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इजी टू वॉश कहते हैं, यानी आसानी से धोने वाला वस्त्र कहते हैं। इजी टू फाइबर कहते हैं। ये हर कपड़े में सबसे बेस्ट होता है, इसे प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है, तुरंत धो लो और तुरंत पहन लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर कर दो। पवित्रता और शांति का प्रतीक रेशा क्या है? वो लीलेन है। क्या है? लीलेन है। 111 का आंसर कर दे। लीलेन की भूमि किसे कहते हैं? तो लीलेन की भूमि मिस्र को कहते हैं। 112 का आंसर कर दे। लीलेन उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो रसिया का प्रथम स्थान है। ये उस समय का डाटा है। आप लोगों का जब एग्जाम आएगा तो मैं एक बार चेक आप लोग को मैं करंट से करा दूंगी कि कॉटन का कौन सा स्थान है। कॉटन में पहला स्थान कौन है? सिल्क में पहले स्थान पे कौन सा है? चाइना है कि इंडिया है कि अमेरिका है कि जो भी हो, ठीक है। और बुल का स्थान कौन सा है? ये सब मैं लीलेन का कौन सा है, ये सब मैं करा दूंगी। ये पुराना है, फिलहाल आप ऐसे ही पढ़ लीजिए। लीलेन को क्या कहते हैं? लीलेन को स्टेम फाइबर कहते हैं, यानी बास्ट फाइबर, तना वाला फाइबर कहते हैं। लीलेन में एक प्रक्रिया होती विटलिंग। विटलिंग क्या होती है? कूट कूट करके, ठोक ठोक करके उसे बराबर करना क्या कहलाता है? विटलिंग कहलाता है, ठीक है। ये किसमें प्रोसेस होता है? तो लीलेन में होता है, ठीक। लीलेन का रेशा पौधा बोया जाता है। कब बोया जाता है? तो अप्रैल और मई में बोया जाता है। लीलेन का वानस्पतिक नाम क्या है? कोई बताएगा? क्या नाम है? लीनम यूसी टेडेशिया। क्या नाम है? लीनम यूसी टेडेशिया। क्या है? यूसी टे डी सी यम। क्या है? लीनम लीनम यूसी टेडेशिया। ये क्या है? इसका वानस्पतिक नाम है। रेटिंग क्या है? तो लीलेन के तने को अलग करना क्या होता है? रेटिंग प्रक्रिया होती है, यानी लीलेन को तने से अलग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे रेटिंग प्रक्रिया कहते हैं। लीलेन रेशे की रचना होती है तो बहुकोणीय होती है। कैसी होती है? बहुकोणीय होती है। इस तरीके का ऐसे कुछ होता है, यानी उसमें बहुत से कोण होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लीलेन से लगे लगे कितने प्रश्न मैंने लिख रखा है। ऐसे ही आप लोग को नोट्स तैयार करना होता है कि जहां भी चीजें मिले तो उससे संबंधित उसकी इर्द गिर्द के सारे क्वेश्चन हमें मिल जाए। बास्ट फाइबर किसे कहते हैं या बास्ट तंतु किसे कहते हैं? तो तना रेशा ही बास्ट होता है। रेमी हेम्प लीलेन जो भी चीजें होती हैं ये क्या है? बास्ट फाइबर कही जाती हैं। ऊन का वस्त्र बनाने की शुरुआत हुआ था तो इंग्लैंड से ऊन का वस्त्र बनाना शुरू हुआ था। 118 का आंसर कर दें। सबसे कीमती वस्तु की ऊन किस पशु से प्राप्त होता है? तो बिक्यूना से। बिक्यूना क्या है? तो भेड़ की प्रजाति है। आप लोग को ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये जरूर बताइएगा। बिक्यूना क्या है? एक भेड़ की प्रजाति है। ऊन के अभिकल्प हैं। क्या है? ऊन के अभिकल्प क्रेस्लॉन है। क्या है? क्रेस्लॉन है, यानी ऊन का विकल्प मतलब ऊन के जैसा ही कार्य कौन करता है? तो क्रेस्लॉन करता है। 120 का आंसर दे दे। डिनिट्रिल वर्ग का रासायनिक रेशा है तो टेरपन। क्या है? डेरवन है। डेरवन डेरपन ने डेरवन क्या है? डेरवन है। जिन प्रोटीन द्वारा बनाया जाता है, जिन जिन नहीं जिन, ZEN, तो जिन प्रोटीन द्वारा क्या बनाया जाता है? तो आप जानते हो कि मक्के के प्रोटीन को हम जिन कहते हैं ना। तो वो जो जो बिकारा है यही क्या है?
जिन प्रोटीन से बनाया जाता है। ठीक, आप लोग को इसमें नए भी क्वेश्चन मिल रहे होंगे। नेपिंग क्या है? तो वस्त्रों पर रोएं उठाना क्या होता है? नेपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? नेपिंग कहलाता है। 123 का आंसर कर दे। भारत में घेंघा रोग उन्मूलन, जिसे ग्वाइटर कहते हैं, ग्वाइटर डिजीज उन्मूलन कार्यक्रम शुरुआत हुआ था। कब शुरुआत हुआ था? तो 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम। क्या है? देखो यहाँ पे लिखे भी हैं, नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम। क्या है? नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, जब आप जानोगे कि घेंघा को हम ग्वाइटर कहते हैं तो जी फार यहाँ स्टैंड करेगा ग्वाइटर, आप इससे ही लगा जाओगे। राष्ट्रीय का मतलब सब लोग जानते हैं नेशनल होता है, पी का मतलब सब लोग जानते हैं कि प्रोग्राम यानी कार्यक्रम होता है। अब बचा सी, तो सी का भी आप अनुमान लगाई जाओगे, कार्यक्रम यानी उन्मूलन, उन्मूलन जो भी चीजें होगा, तो जी से तो इस तरीके से भी कुछ चीजें हम लोग इधर उधर से लगा लेते हैं। ठीक है, हर चीजें रटा ही नहीं जाता है, कुछ इर्द गिर्द से अपने दिमाग को भी खोलना होता है। ठीक है, 124 का आंसर करते हैं। यूरिक अम्ल कहाँ से उत्सर्जित होता है? तो यूरिक अम्ल जो है वृक्क यानी किडनी से उत्सर्जित होता है। यूरिक अम्ल क्या है, कोई बताएगा? क्वेश्चन नंबर 125 आंसर करते। नायलॉन अग्नि के पास ले जाने पर क्या होता है? पिघल कर सिकुड़ जाता है। ये क्या है? ये प्रश्न कैसा हो गया? तो ये जो भी प्रश्न है, ये कैसा प्रश्न हो गया? पिघल कर सिकुड़ जाते हैं। तो बर्निंग टेस्ट करने पे पता चलता है, बर्न यानी जलाना होता है। और ये मैंने बहुत अच्छे से करा दिया है कि बर्न करने पे किसकी अजवाइन जैसे स्मेल आएगी, किसका हींग जैसे स्मेल आएगा, किसका कागज जैसे स्मेल आएगा, क्या जलेगा तो बाल जैसे स्मेल आएगा। आप कहोगे मैम ये वीडियो है कहाँ? तो ये वीडियो 10 मिनट टेस्ट सीरीज करके है, उसके थंबनेल पे ही बर्निंग टेस्ट लिखा हुआ है। मोमबत्ती जला करके ऐसे लौ उसकी निकली हुई है। आप लोग को इतना मैंने बता दिया, जाकर के खोज करके उसे देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपके फाइबर होते हैं सबका टेस्टिंग यानी बर्निंग टेस्ट क्या है मैंने सब लिख रखा है। ठीक है, सब करा रखा है, आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं। 126 का आंसर करते। यांत्रिक परिसज्जा है। यांत्रिक दो तरीके की परिसज्जा होती है, एक यांत्रिक होती है, दूसरा केमिकल होता है, यानी रासायनिक प्रक्रिया होती है, परिसज्जा होती है। ठीक है, तो यांत्रिक का एग्जाम्पल पूछ रहा है, शिरेंग हो गया, रोएं हटाना और ग्लेजिंग, ये तीनों क्या है? यांत्रिक परिसज्जा है। कैसी परिसज्जा है? यांत्रिक यानी यंत्र द्वारा होगा। ठीक है, अंडे में पाए जाने वाले पायसी कारक एजेंट है। तो कौन से पायसी कारक एजेंट है? तो लेसिथिन है। क्या है? लेसिथिन है। ठीक है, 128 का आंसर करते। फीको प्रणाली का संबंध क्या किससे है? तो आप कहोगे मैं भंडार से होगा। तो फीको का मतलब क्या होगा? फीको FICO फीको FICO। देखो इधर सुनो, आपसे फर्स्ट इन फीको नहीं फीफो होगा। ठीक है, क्या होगा? फीफो होता है। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, फीफो होगा, अभी मैं बता रही हूँ फीफो। तो आप कहोगे मैम ये क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या हुआ मैम? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का भंडार गृह में, आप अपने किचन के भंडार गृह में जो सामान पुराना होता है, मान लो इस महीने का भी मंथ शुरू हो रहा है, ठीक है, अभी 4-5 तारीख जो भी बीता हो, इस समय सबके घर में पूरे मंथ भर का राशन आ जाएगा ना? हमारा क्यों? मैं सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? मैं सही कह रही हूँ कि हर घर में क्या होता है, महीने की 10 तारीख तक जब भी जिसकी सैलरी वगैरह आती, जैसे जिसके घर में पैसा का व्यवस्था हो जाता है, तो पूरे महीने के खाने भर का आदमी राशन इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, तो राशन इकट्ठा कर लिया, तो क्या पिछले महीने का ऐसा होगा ही नहीं कि कोई आपके पास कुछ ना बचा हो, कि हल्दी ना बचा हो, मसाला ना बचा हो, चीनी ना बचा हो, रवा ना बची हो, मैदा ना बचा हो, बेसन ना बचा हो? ऐसा होगा नहीं मैम, कुछ तो कुछ बच ही जाता है। तो यही कह रहा है, जो कुछ और कुछ बचा है, इसी को क्या कहा जा रहा है? फीफो कहा जा रहा है। कि फर्स्ट इन यानी जो पहले आया उन्हें पहले बाहर करो, जो जो पहले आया यानी क्या हुआ? जो पहले आया उन्हें पहले आउट करो। क्या करो? उन्हें पहले आउट करो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी जो पहले आया उसे पहले खत्म करो, फिर अभी जो इस महीने में आ रहा है उसे हम आगे के मंथ में रखते हैं। ऐसे ही सबके घर में होता है ना? क्यों? ऐसे ही होता है ना? जी मैम, ऐसे ही होता है। हमारे घर में जो भी चीजें आती हैं, पहले की चीजें पहले खत्म होती हैं, फिर न्यू मंथ में जो आता है वो नेक्स्ट मंथ में खुल जाता है, अगर नहीं खत्म होता है तो। ऐसे ही होता है, उसी का मतलब होता है फीफो। क्या है? फीफो। तो अगर कोई पूछ दे कि फीफो प्रणाली का संबंध किससे है, तो आप कहोगे मैम भंडार से। किससे है? भंडार से है। फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है,
ऐसे आपको भी लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर करते। क्या होगा 129 का? पोस्टर के उपयोग का उद्देश्य क्या है? तो जागरूकता पैदा करना। पोस्टर में प्रश्न बनता है कि ए बी सी क्या है। पोस्टर में ए बी सी क्या प्रदर्शित करता है? तो क्या प्रदर्शित करता है? अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। क्या होता है? अट्रैक्टिव आकर्षक हो, ब्रीफ हो एंड क्लियर हो यानी संक्षिप्त हो, और क्लियर हो यानी स्पष्ट हो। क्या होगा? अट्रैक्टिव यानी आकर्षित हो, ब्रीफ यानी संक्षिप्त हो, और क्या है? अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर यानी स्पष्ट हो। क्या होगा? एबीसी का मतलब क्या होगा? अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। समझे? पोस्टर का उपयोग जागरूकता के लिए करते हैं। हम पोस्टर दिखाते हैं तो उससे प्रचार होता है, लोग जागरूक होते हैं। अभी मेरा क्लास है, मैं ऑफलाइन कोचिंग सेंटर खोल दूं, वन डे एग्जाम क्लियर क्लासेस, तो मैं यूं ही ऐसे रोड रोड पे जहां मुझे जगह मिलेगा मैं चिपका करके रखूंगी। आप लोग जाओगे, देखोगे तो कहोगे अच्छा ये मैम का क्लास है, अच्छा अच्छा चलो यहाँ पे अपन लोग चलते तैयारी करने। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये जागरूकता पैदा करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 का आप कहोगे मैम अपने चैनल का प्रचार करने का एक मौका नहीं छोड़ती है। 130 का आंसर कर दे। IUGR का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूटिराइन शोध रिट्राइडेशन। ये क्या है? पहले तो आप ये जान लो कि IUGR का फुल फॉर्म क्या है। इंट्रा यूटिराइन शोध रिट्राइडेशन के द्वारा वृद्धि आयाम को सबसे अधिक प्रभावित होता है। वजन को देखते हैं। इससे क्या होगा? वजन को देखते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए होता है। किसके लिए होता है? गर्भवती महिलाओं के लिए होता है। और इससे करते क्या है? इससे वजन यानी वेट देखते हैं। क्या करते हैं? वेट को देखते हैं। किससे मैम? IUGR। ये आपको क्वेश्चन नया मिला होगा। अभी जैसे जैसे आप अंदर घुसोगे आपको क्वेश्चन ऐसे ही टफ मिलता जाएगा। ठीक है, क्वाशियोरकर की खोज किसने की थी और कब किया था? कल के प्रैक्टिस सेट में आप लोगों ने देखा था संडे वाले में कि क्वाशियोरकर की खोज किसने की, कब किया गया था? तो 1933 था। आप लोग देखे होंगे, अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो सन भी याद आ रहा होगा, लेकिन किसने किया है ये चीजें आपको नया मिला होगा। ठीक है, तो इस मेरे नोट्स में जैसे कहते हैं ना किसी का हृदय निकाल कर रखा गया हो, तो इस नोट्स में क्या है? पूरे होम साइंस का निचोड़ मैंने निकाल करके रखा है। ठीक है, अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा आप लोग इसका लेवल देखिएगा, कहाँ तक इसका लेवल मैं पहुंचाई हूँ। क्वाशियोरकर की खोज किसने और कब किया था? तो आप कहोगे मैम 1933 में यानी 1933 में सिसले विलियम ने किया था। किसने किया था? सिसले विलियम ने किया था। मैं कहूंगी आप लोग भी इसी तरीके का नोट्स अपने पास बना करके रख लो ताकि लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए हेल्प हो जाए। CHO का संगठन क्या होता है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट जो होता है किससे किससे मिलकर के बनता है? तो कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। क्या केवल इन्हीं तीनों से मिलकर के बनता है? अगर और हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, नहीं है तो इसका आप लोग चाहे तो परसेंट भी बता दें। CHO का सूत्र तो आप लोग बता ही सकते हैं, तो आप कहोगे मैम CH2O। ये क्या है? CHO यानी कार्बोहाइड्रेट का सूत्र हो गया। ठीक है, जटिल कार्बोज है। जटिल कार्बोज क्या है? आप कहोगे जो भी पॉलीसेकेराइड होता है वो सब जटिल कार्बोज है। पॉलीसेकेराइड है क्या क्या? सेलुलोज है, स्टार्च है, हेमीसेलुलोज है, पैक्टीन है। ये सारी चीजें क्या हो गई? पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत तो आती है। ठीक है, ट्राइनोडर्मा होता है, किसके कमी से होगा? आप कहोगे मैम फैट के कमी से ट्राइनोडर्मा नामक डिजीज होता है। ट्राइनोडर्मा होता क्या है? स्किन हमारी कैसी हो जाती है? टोन्ड स्किन हो जाती है, कछुए के समान स्किन हो जाती है। ठीक है, 135 का आंसर कर दे। अवशोषित वसा को कहते हैं। अवशोषित वसा को क्या कहेंगे? यानी वसा जो हम खाए, मान लो हम घी खाए 2 चम्मच खिचड़ी में डाल करके, ठीक, आप कहोगे मैं क्यों खिचड़ी में ही पड़ेगा, मैंने कह दिया। ठीक है, कि खिचड़ी में डाल करके कभी भी आप देख दो खिचड़ी लोग खाते हैं तो घी, अचार, पापड़, सैलेड वगैरह खोज कर ही खाते, जल्दी नहीं कोई खाना चाहता है, तो इसलिए मुझे तुरंत याद आ गया है। तो दही भी खाते हैं साथ में, तो खिचड़ी के साथ हम क्या खा लिए? हम 2 चम्मच घी खा लिए। ठीक है, कितने चम्मच? 2 चम्मच घी खा लिए। अब वो खाने के बाद मेरे शरीर में एब्जॉर्ब हुआ, ठीक, तो वो किस रूप में अवशोषित होगा? तो आप कहोगे मैम काइलोमाइक्रॉन्स के रूप में एब्जॉर्ब होगा। किसके रूप में? काइलोमाइक्रॉन्स के रूप में वसा अवशोषित होता है। यानी कहने का मतलब हो गया वसा अवशोषित हो गया तो उसका सबसे छोटा फॉर्म क्या हो गया? आप कहोगे मैम
काइलोमाइक्रॉन्स होगा। क्या होगा? काइलोमाइक्रॉन्स होगा। 136 का आंसर कर दे। असंतृप्त अम्ल को संतृप्त अम्ल में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आप कहोगे मैम हाइड्रोजनीकरण होती है, यानी हाइड्रोजनीफिकेशन कहलाता है। ठीक, ये असंतृप्त अम्ल क्या है? असंतृप्त अम्ल को संतृप्त अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसका 137 का आंसर करें। रक्त स्कंदन में आवश्यक विटामिन है, तो विटामिन के जो होता है ये क्या है? ब्लड क्लॉटिंग एजेंट होता है, ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। इसका रासायनिक नाम क्या है मैम? तो फाइलोक्विनिन या फिलोक्विनोन इसका केमिकल नेम होता है। किसका? विटामिन के का। कहाँ पाया जाएगा? मटर में और गोभी इत्यादि में क्या पाई जाती है? विटामिन के पाया जाता है। ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है, एक विटामिन के 1 होता है, एक विटामिन के 2 होता है। तो विटामिन के 2 जो होता है वो सली गड़ी मछली में पाई जाती है, और जो विटामिन के होता है वो के 1 होता है वो किससे पाया जाता है? तो वो जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, मतलब हरी पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है। यानी वानस्पतिक स्रोत से विटामिन के 1 मिलता है, और के 2 जो होती है सली गड़ी मछलियों से मिलती है। 138 का आंसर कर दें आप लोग। ऑस्टियोपोरोसिस किसके कमी से होता है? तो आप कहोगे मैम ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, रिकेट्स हो गया, पिजन चेस्ट हो गया, पोलेक्स हो गया, रिकेटरी रोजरी हो गई। ये जितने भी डिजीज होते हैं सब विटामिन डी, कैल्शियम एंड फास्फोरस की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको अब तो सारे विटामिन के रोग आप लोग को रट गए होंगे ना, किसके कमी से क्या होता है, क्यों? विभा जी, भारती जी, मोनी जी, विवेक जी, आप लोगों को सबको ये चीजें रट गया होगा ना। जो लोग लाइव हैं उन्हीं का मैं नाम ले रही हूँ, जो लोग लाइव नहीं पढ़ते हैं कमेंट तो बहुत लोग करते हैं, सृष्टि सिंह है और सुमन जी हैं, सारे लोग हैं। तो क्या आप लोगों को अब इन सारी चीजों का नाम रट गया कि नहीं रट गया? अब तो रट जाना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग पढ़ रहे हो। और मैं कोई भी ऐसा नहीं होता है कि मैं कभी भी जो भी मुझे जल्दी से आता है मैं सबका नाम रिवाइज आप लोगों को कराते चलती हूँ। फिलहाल आप लोग जाने याद है कि नहीं है, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते भगवान जाने। यूरेमिया में प्रभावित अंग कौन सा है? तो आप कहोगे यूरेमिया से प्रभावित होने वाला अंग गुर्दा है, यानी किडनी है। ठीक है, अल्फा कोशिका स्रावित करती है। तो अल्फा कोशिका यानी अल्फा सेल्स जो है और बीटा सेल्स जो है ये क्या कहाँ से निकलती हैं? तो आप कहोगे मैम अग्नाशय से, यानी पेनक्रियास से निकलती हैं। तो जो अल्फा कोशिका होगा वो ग्लूकेगान का श्रावण करेगा, बीटा कोशिका यानी बीटा सेल्स जो होता है इंसुलिन का श्रावण करता है, और ये गामा किसका करता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर कर दें। हिंदू विवाह अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ? तो 1955 में लागू हुआ। कब हुआ? 1955 में लागू हुआ। 142 का आंसर कर दें। मनुस्मृति के अनुसार विवाह के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। आप लोग नाम लेते चलो। नाम क्या है? दैव विवाह, पाश्चात्य विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, और कौन कौन सा है? राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, यही तो सब होते हैं। जी मैम, यही होते हैं। आप लोग भी नाम फटाफट लिख दें। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ। 144 का आंसर कर दे। अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो जुंग महोदय ने किया था। आप लोग को क्लियर दिख रहा है ना? थोड़ा सा जूम करूं तो इधर उधर से क्वेश्चन कट जाएगा, इसलिए आप लोगों को इसमें मैनेज करते चलना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन को मैं हो सकता है छुपा दूं, तब थोड़ा सा जूम हो जाए, तो कोई बात नहीं, इतना छुपा दे रही हूँ। ठीक है, सीएनएस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ब्रेड के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, यही होता है ना? क्यों? C6H12O6। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या मैं सही लिखी हूँ? आप लोग एक बार जरूर मुझे वो करा दीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। जब जो चीजें मुझे डाउट लगती है वो चीजें मैं आपसे पूछने के लिए कहती हूँ, तो आप लोग ये जरूर बता दीजिएगा। शटल को गुजरने से बने रिक्त स्थान को शेडिंग कहते हैं।
शेडिंग, पिकिंग, लेटअप, बीटअप, ये सब किससे संबंधित है? सब बुनाई से संबंधित शब्द होते हैं। इन सारे टर्मिनोलॉजी को मैं कराऊंगी। आप लोग मुझे टाइम दे, एक दिन मैं केवल और केवल टेक्सटाइल को लेकर के आऊंगी, केवल और केवल फिजियोलॉजी को लेकर के आऊंगी। मैं ऐसे भी कुछ आप लोग को रिवाइज कराती रहूंगी, बट आप लोग का थोड़ा सा एग्जाम करीब आ जाए तो मैं ये सब चीजें करूंगी। मैं थोड़ा सा कुछ करने जा रही हूँ तो मेरी तबीयत ही खराब हो जा रही है। आप लोग को मालूम है मैं छुट्टी ले रखी हूँ, तो इसलिए स्कूल का भी काम हो जा रहा है। आजकल 15 अगस्त वगैरह है तो वहां पे भी कुछ काम जाते ही है। यार कोई बात नहीं, चली ठीक है, चलती रहेंगी जैसे चल रही है। पपीता किसका स्रोत है? तो पपीता जो है बीटा कैरोटीन का स्रोत होता है। ये बीटा कैरोटीन क्या है? तो आप कहोगे विटामिन ए है। क्या है? विटामिन ए है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है? कॉमा की आकृति। इस तरीके से आप लोग कॉमा देते हैं ना, अगर कहीं कामा देना हो तो कैसे देते हैं? ऐसे ही तो देते हैं। तो कॉमा की आकृति वाले बैक्टीरिया यानी जीवाणु को क्या कहते हैं? तो स्पाइरोकिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइरोकिट्स कहते हैं। अब आप लोग को क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ मैम थोड़ा सा तो क्वेश्चन टफ है। तो कॉमा की आकृति वाले जीवाणु को क्या कहते हैं? स्पाइरोकिट्स कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं। माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? तो लुई पास्चर है। कौन है? लुई पास्चर है। प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई है। तो प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल होता है। ऐसे ही अगर कोई पूछ दे कि कार्बोहाइड्रेट यानी सीएचओ की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। और फैट का सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोई बताएगा? फैट का सूक्ष्मतम इकाई क्या है? मेरे माइंड से खुद ही स्किप हो गया है। फैट का सूक्ष्मतम इकाई फैटी एसिड। क्या है? फैटी एसिड। क्या है? फैटी, ACID, फैटी एसिड। क्या है? फैटी एसिड। अब आप लोग को ये भी रिवाइज हो गया। ध्वनि की आवृत्ति किस मापन इकाई में की जाती है? किस में की जाएगी? हर्ट्ज में। आवृत्ति किस में की जाएगी? हर्ट्ज में। और अगर ऐसे पूछा जाए कि ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है? डीबी में। आप कहोगे मैम डीबी क्या है? तो डेसिबल। क्या होगा? डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, 152 का आंसर कर दे, यानी 152। आप लोग देख लो हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए। कल 91 क्वेश्चन करे थे, तो 91 से 9 क्वेश्चन उसमें और 50 इसमें। चलो ठीक है, 60-62 क्वेश्चन हो गया अब तक। ठीक है, क्वेश्चन ना देखते हैं हम लोग। आप जानते हो हमारे क्लास की रीति क्या है कि हम लोग समय देखते हैं ना कि क्वेश्चन। ठीक है, एक बूंद ब्लड में आरबीसी की संख्या होती है। एक बूंद अगर ब्लड है तो उसमें आरबीसी की संख्या कितनी होगी? तो आप कहोगे मैम 50 लाख रक्त कणिकाएं होती हैं। कितनी होंगी? 50 लाख रक्त कणिकाएं होती हैं। अब आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। बार्स विधि द्वारा कौशल मूल्यांकन किया जाता है। क्या किया जाता है? बार्स विधि द्वारा क्या किया जाता है? तो कौशल मूल्यांकन किया जाता है। ग्लूटेन मुक्त आहार दिया जाता है। किसको दिया जाएगा? तो सीलियक रोगी को ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है। ये ग्लूटेन क्या है? तो आप कहोगे मैम जो गेहूं का प्रोटीन होता है वो क्या होता है? ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन किससे किससे मिलकर बनता है? तो ग्लाइडीन। किससे? ग्लाइडीन प्लस ग्लूटेनिन। क्या है? ग्लाइडीन प्लस ग्लूटेलिन बराबर ग्लूटीन बराबर ग्लूटीन। ठीक है, इन दोनों के मिलने से ग्लूटेन नामक प्रोटीन बनता है। ठीक है, अहम आधारित है। यही कल मैं पूछ रही थी कि ईट, ईगो और अहम ये सब किस पे है? तो अहम जो है वास्तविकता के आधार पर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156 का आंसर कर दे। 156 क्या है? जब काला रंग में किसी अन्य रंग को मिलाते हैं तो क्या होता है? जब ब्लैक कलर में हम किसी अन्य कलर को मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा? छाया यानी शेड कहलाएगा। काला रंग में किसी अन्य रंग को मिलाते हैं तो क्या कहलाएगा? शेड यानी ब्लैक छाया कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 का आंसर कर दे। लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना कहाँ और कब हुआ था? तो 10 नवंबर 1932 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? 10 नवंबर 1932 में दिल्ली में हुआ था। 158 का आंसर कर दें।
वह मूल्य जो अपने साधारण रंग से हल्का हो कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? टिंट कहलाएगा। जब किसी भी कलर में हम व्हाइट कलर को मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? टिंट कहते हैं। यू किसे हम कहते हैं? तो यू क्या है? कलर नेम इज यू, यानी कलर के नाम को हम यू कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 159 का आंसर कर दे। अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना 1952 में हुआ था। कहाँ हुआ, कब हुआ था? 1952 में। WHO का कार्य क्षेत्र है, तो WHO का कार्य क्षेत्र है मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए। ठीक है, यही हम रट करके गए थे, इसलिए मेरा WHO वाला प्रश्न क्या हो गया था? गलत हो गया था। आज आप लोग जानते हो कि WHO के वर्ग क्या है। एक दिन मैं आप लोगों को, जहां पे मैं क्वेश्चन मेंस वाला करा रही हूँ, वहां पे मैं WHO के कार्य 200 शब्दों में लेकर के आऊंगी, और वहां पे आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या कार्य WHO के हैं। आप लोग जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो, मुझे मालूम है सबका मेंस निकला हुआ है। आप सब लोग अपने आप को, अपना पीठ थपथपा लो कि मेरा मेंस निकला, प्री निकला हुआ है। अब आपको अगर कोई तैयारी करनी है तो मेंस की करनी है, और मेंस की तैयारी करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखने की हैबिट बना लें, कोई भी क्वेश्चन ले ले, लिख लें, और उसके बारे में आप अपना बना करके लिखें। शब्दों का क्राइटेरिया ध्यान रखें, 125 शब्द, 200 से ज्यादा मुझे नहीं लिखना है। 125 की जगह 20 हो जाए, 118 हो जाए, 19 हो जाए, 15 हो जाए, चलेगा, लेकिन 130 किसी भी हाल में हमें नहीं करना है। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके आप प्रश्न लिखने की भी हैबिट करें। मैंने आपसे कहा ना कि मैं आप लोग का एक ग्रुप बनाऊंगी, और उस ग्रुप में मैं सबको जोड़ूंगी और सबका कॉपी मैं चेक करूंगी। लेकिन ये तब होगा जब आप लोग अपना अच्छे से जुड़ करके तैयारी करेंगे। पहले आप लोग लिखने की कोशिश तो करें। बताओ, 150 में से कौन है जो ऐसा कहेगा कि मैम हमारा 60 क्वेश्चन नहीं सही होगा? कोई है? 60-63 क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा तो आप कहोगे मैम इतना तो हम कैसे भी कर लेंगे। तो जब किसी भी तरीके से आप कर लोगे तो आपका प्री निकल गया। तो अब आपकी बारी है मेंस में। तो मेंस में करने के लिए, मेंस में ऐसे नहीं होगा। मेंस में आपको लिखना पड़ेगा, वहां पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। वहां आपके अपने दिमाग को खोलना है, तो दिमाग तब खुलेगा जब हमारा हाथ चलेगा। ठीक है, तो हाथ चला करके हम यहाँ प्रैक्टिस कर लें। नहीं तो एग्जाम हॉल में आप बैठोगे ना, सारे बच्चे लिख रहे होंगे, आप उनका मुंह देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपका हाथ चलेगा ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ नहीं प्रैक्टिस किए हो। तो जब प्रैक्टिस यहाँ करोगे तभी वहां पे आप अपना बढ़िया फाड़ करके आओगे। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिए और क्वेश्चन को कंटिन्यू कर दीजिए कि हिपैरिन क्या है। आप कहोगे मैम, हम आपसे हमेशा प्रश्न पूछते थे कि हमारा ये उंगली है, इसमें कट लग गई, ब्लड बह रहा है। ठीक है, तो इस ब्लड को थोड़े देर बाद, अभी तो बह रहा है, विटामिन के आएगा और इस पे ऐसे ऐसे झिल्ली कर देगा, और ये क्या होगा? ब्लड बहना रुक जाएगा। रुक गया? जी मैम। लेकिन हमारी जो धमनी है, आर्टरी एंड वेन्स है, धमनी और सिरा है, उसमें हमारा ब्लड क्यों नहीं क्लॉट होता है? यानी हमारे शरीर में ब्लड क्यों नहीं क्लॉट होता है? कभी आपने सोचा है? तो यही जो हिपैरिन नामक वर्डअप होता है, यही हमारे शरीर में ब्लड को क्लॉट होने से रोक देता है। अगर हमारे शरीर में ब्लड का कहीं भी क्लॉट हो जाए, जरा सा भी कहीं हो जाए, तो हमें क्या होगा? तुरंत पैरालिसिस का अटैक हो जाएगा, तुरंत हार्ट अटैक हो जाएगा, तुरंत फालिज मार जाएगी, लकवा मार जाएगा। ठीक है, तो कभी भी किसी के भी शरीर, डॉक्टर क्या होता है, जो लोग, जिनको कभी भी पैरालिसिस का अटैक होता है, हार्ट अटैक वगैरह हुआ होता है, तो उन्हें डॉक्टर क्या करते हैं? उन्हें ब्लड पतला होने की दवा देते हैं। ठीक है, हिपैरिन पता नहीं क्या करके टैबलेट आती थी, याद है मेरे बाबा को दिया गया था। मेरे बाबा को हल्का सा पैरालिसिस का अटैक था, तो उन्हें दिया, मतलब चल फिर ले रहे थे, ऐसा ना कि कुछ नहीं कर पाया, मतलब बहुत जल्दी उन्हें डॉक्टर के पास दिखा दिया गया था, तो बच गए थे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। तो उनको डॉक्टर ने दिया था ब्लड पतला करने के लिए दवा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, डॉक्टर उन्हें ब्लड को पतला करने के लिए दवा दे देते हैं कि कहीं भी शरीर में, धमनी और सिरा में ब्लड हमारा नहीं क्लॉट होना चाहिए। अगर क्लॉट हो गया तो तुरंत व्यक्ति क्या हो जाएगा? पैरालिसिस का अटैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि हमारे वेन्स एंड सिराओं में, वेन्स एंड आर्टरी में ब्लड क्यों नहीं क्लॉट होता है। तो यही हिपैरिन जो होता है, यही उसको पतला बनाए रखता है और यही नहीं क्लॉट होने देता है। ठीक, शिशु घुटने के बल चलना कब शुरू करेगा? तो आप कहोगे मैम, हमारा शिशु जो होगा 7 से 9 माह में घुटने टेकने लगता है, घुटने के बल टिक 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 चलने लगता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 163 का आंसर कर दे। रक्तस्राव रोकने वाला विटामिन के होता है, आप लोग जानते हो। क्वेश्चन नंबर 164 का आंसर कर दे। 64 क्या है? रक्तस्राव को रोकने वाला विटामिन के होता है। जैसे मैं 63 ही बता दी, मैं भी पागल हो गई।
परनीसियस एनीमिया किसकी, अब यहाँ पे आप देखना एनीमिया का खजाना। आप लोग एनीमिया तो पढ़े होंगे, लेकिन किसके किसके कमी से एनीमिया होगा आप लोग को अभी यहाँ देखने को मिलेगा कि B9 के कमी से कौन सा एनीमिया होगा, B12 के कमी से कौन सा एनीमिया होगा, B6 के कमी से कौन सा एनीमिया होगा, और खनिज आयरन की कमी से कौन सा एनीमिया होगा। आप लोग ऐसा प्रश्न शायद ही देखे, ठीक है, जो बहुत डीप नॉलेज में अध्ययन किया होगा, डीप घुस करके वो देखा होगा। परनीसियस एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B12 की कमी से। किसके कमी से, विटामिन B12 की कमी से। इसका केमिकल नेम क्या है विटामिन B12 का, साइनोकोबालामिन है। क्या है, साइनोकोबालामिन है। अगर आपसे कोई पूछे परनीसियस एनीमिया तो आप कहोगे B12 की कमी से, कहेंगे ना, जी मैम हम कहेंगे कि विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है। विटामिन B6 की कमी से कौन सा एनीमिया होगा, तो आप कहोगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया विटामिन B6 की कमी से होगा। किसकी कमी से, विटामिन B6 की कमी से कौन सा एनीमिया होगा, तो आप कहोगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। कौन सा एनीमिया होगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। ठीक, अब अगर कोई पूछ ले कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो आप कहोगे मैम फोलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। अब ये फोलिक एसिड कौन सी बला है, तो आप कहोगे विटामिन B9 का नाम ही फोलिक एसिड है, और विटामिन B9 के वजह का नाम ही क्या है, फोलिक एसिड है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 की वजह से होगा। किसके कमी से होगा, विटामिन B9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, खनिज लवण की कमी से होने वाला एनीमिया कौन सा है, खनिज लवण यानी आयरन की कमी से कौन सा एनीमिया होगा, तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। क्या आप लोगों ने इन सबके नाम सुना था, ईमानदारी से बताइएगा। जो लोग सुने थे हाथ खड़ा कर दे, जो लोग नहीं सुने थे वो कह दे नहीं मैम हम नहीं सुने थे। तो नहीं, जो लोग सुने हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कहीं नोट करके रख लें कि किसकी कमी से कौन सा एनीमिया होता है। अभी तो मैं आप लोग को किसी प्रैक्टिस सेट में मैं ले आऊंगी, या तो हो सकता है इसी में मैं कहीं लिख के रखती हूँ कि कौन सी एनीमिया में आयरन का आकार बड़ा हो जाता है, कौन से एनीमिया में आयरन का आकार घट जाता है। अभी मैं ये भी कराऊंगी, अभी इन्हीं सभी में है। बता तो रहा हूँ कि मेरा नोट्स जो है मैंने जो भी अपने हाथ से लिख करके रखा है, अगर उसे आप पढ़ लोगे ना तो आपको लगेगा कि मैम आप हमेशा इसी से ही पढ़ाइए, आप झूठे किसी किताब का फोटो खींच करके पढ़ा रहे हैं, समझे। मैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को नोट करके रखी हूँ। ठीक, इधर आ जाओ आप लोग। तो एनीमिया वाला सब आप लोग का क्लियर हो गया, एक बार सब फिर से रिवाइज कर लो। परनीसियस एनीमिया B12, माइक्रोसाइटिक एनीमिया B6, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया B9, आयरन की कमी से एनीमिया माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। चले आगे, तेल को फोर्टिफाइड किया जाता है। तो आजकल आप लोग ऑयल देखते होंगे, रिफाइंड ऑयल जो भी हो गया, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जो भी ऑयल हो गया, आप लोग उसके पैकेट या डिब्बा पे देखते होंगे विटामिन ए फोर्टिफाइड लिखा होता होगा। ठीक है, तो ऑयल में आजकल क्या हो रहा है, विटामिन ए का फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है, उसमें अलग से विटामिन ए को मिला दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे नमक में आयोडीन को अलग से फोर्टिफाइड कर दिया जाता है। ठीक है, चावल में विटामिन ए को फोर्टिफाइड कर दिया जा रहा है। ये क्या है, फोर्टिफाइड है। किसके लिए किया जाता है, न्यूट्रिशन के लिए, पोषक तत्व को मिलाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 169 क्या है, संतुलन और लय है। संतुलन और लय क्या है, कला के तत्व हैं कि कला के सिद्धांत हैं। तो आप कहोगे मैम कला के सिद्धांत हैं। कला के सिद्धांत कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। कला के तत्व कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। एक दिन मैं कला के तत्व और सिद्धांत को ट्रिक बना करके ले आऊंगी। अभी तो ट्रिक कोई है नहीं, मैं देखूंगी खोजूंगी कैसे, अगर किसी का मिल जाएगा तो मैं चुरा लूंगी, नहीं तो मैं खुद बनाऊंगी और बना करके आप लोग को मैं बताऊंगी। या तो अगर किसी को आ रहा हो इसका ट्रिक तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि मैं पढ़ करके उसे बच्चों को बता दूं, इससे याद करने में हेल्प मिल जाए। कला के तत्व और सिद्धांत याद करने में बहुत ही दिक्कत होती है और आता हर एग्जाम में है, इंपॉर्टेंट मानकर चलिएगा। कला के तत्व और कला के सिद्धांत हर एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, तो इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि बच्चा इसमें कंफ्यूज होगा, कला के तत्व को सिद्धांत में मिला देगा, सिद्धांत को तत्व में मिला देगा। 5-7 तो फिर भी एक बार के लिए याद करके रखेगा कि कला के तत्व 7 होंगे, सिद्धांत 5 होंगे, ये तो फिर भी एक बार के लिए रट लेगा। लेकिन जो रेखा तत्व, नमूना, आकार, पोत, लय होता है, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी के पास ट्रिक हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आप लोग का कमेंट पढ़ती हूँ, उसमें से लेकर के मैं बच्चों को बता दूंगी, तो सबके पास वो ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, 170 का आंसर कर दे। पूरक रंग योजना होता है, कौन सा रंग पूरक रंग योजना होगा,
तो ये अगर व्हील चक्र हम बना दें ऐसे करके, तो क्या होगा, आप कहोगे मैम आमने सामने की जो रंग योजना होती है ये पूरक होगी, यानी ये जो कलर होगा दोनों क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। ये दोनों कलर क्या हो जाएंगे, पूरक हो जाएंगे, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। विपरीत तो हो गया, ये यहाँ पे है, यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गया, तो क्या कहोगे, आमने सामने की रंग योजना या एक दूसरे की कलर की विपरीत कौन सी रंग योजना कहलाएगी, तो पूरक होगी। पूरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कलर पढ़िएगा तो आप लोग एनालॉगस, क्रोमो क्या कहते हैं यार, क्रोनो याद ही नहीं आ रहा, क्रोमेटिक, हाँ क्रोमेटिक, ये सारे शब्दों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश वाले शब्द से क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। ठीक है, जहां तक हो सके हम लोग को इंग्लिश वाले से ही पढ़ना चाहिए। अब अगर नहीं आ रहा है तो भाई हमारी मजबूरी है कि हमें हिंदी पढ़ना है। ठीक है, किसी के लिए कोई दबाव नहीं है, बस हमें मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, 171 का आंसर करते हैं। नीला रंग प्रतीक होता है, तो नीला रंग वफादारी का प्रतीक होता है। ठीक है, किसका प्रतीक होगा, वफादारी का प्रतीक होगा। टेंटरिंग क्या होता है, तो आप कहोगे मैम किसी भी कपड़े की लंबाई चौड़ाई की असमानता को दूर करना ही क्या होता है, टेंटरिंग होता है। क्या होगा, लंबाई चौड़ाई की असमानता को दूर कर देना ही टेंटरिंग है। कैलेंडरिंग क्या होता है, तो कैलेंडरिंग जो 1 मिनट में कई कई मीटर, 140 45 मीटर कपड़े प्रेस होते हैं, जो कहाँ होते हैं, लैब वगैरह में होते हैं, वो क्या होते हैं, कैलेंडरिंग कहलाता है। ठीक, स्काउरिंग क्या है, 173 का आंसर कर दे, तो ऊन से गंदगी निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्काउरिंग कहलाती है। एक सेकेंड, कहलाएगी, स्काउरिंग कहलाएगा। ठीक, 174 का आंसर आप कर दे। कार्डिंग क्या है, तो रेशे से अशुद्धियों को निकालना क्या कहलाता है, कॉर्डिंग कहलाता है। कार्बोनाइजिंग क्या है, ऊन में सफाई करना क्या कहलाएगा, कार्बोनाइजिंग कहलाएगा। बड़े स्तर पर कपड़े को प्रेस करना कैलेंडरिंग कहलाता है। देखो आ गया, कैलेंडरिंग से चमक भी लाया जाता है और बड़े स्तर पर कपड़े पर दबाव भी देना होता है। देखिए मैं कितने अच्छे से लिखी हूँ, इस तरीके से बताओ एग्जाम के समय में ये क्या नोट्स रिवाइज के काम नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इधर आ जाओ आप लोग, हम लोग अब समय होने वाला है, देखिए कहाँ तक क्वेश्चन हो पाता है। ठीक है, बंगाल का बुना हुआ कपड़ा क्या कहलाता है, तो जामदानी कहलाता है। क्या कहलाता है, जामदानी कहलाता है। 178 का आंसर कर दे। किसी कपड़े का बुना हुआ किनारा क्या कहलाता है, तो किनारी कहलाता है। क्या कहलाएगा, किनारी कहलाएगा। विकास सर्वाधिक तीव्र होती है, तो गर्भकालीन अवस्था में सर्वाधिक तीव्र होती है। गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है, किसने कहा, अच्छा नहीं डैश, ठीक, गृह व्यवस्था एक है, क्या है, मेंटल प्रोसेस है, यानी मानसिक प्रक्रिया है। ऐसे आएगा, गृह व्यवस्था डैश 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 क्या है, मानसिक है, शारीरिक है, भौतिक है, रासायनिक है। तो आपको करना होगा कि गृह व्यवस्था क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, गृह प्रबंध की तुलना बांध के समान किसने किया है, तो देवदास ने किया है। इसका मैं आप लोगों को ट्रिक बता सकती हूँ, इसका ट्रिक मैं बता दूं। आप कहोगे मैम प्यार में किसने बांध बांधा था, तो आप कहोगे मैम देवदास थे, देवदास मूवी आई थी, वही मर रहे थे ऐश्वर्या राय के लिए, एकदम पागल हुए जा रहे थे, तो वही जो देवदास हैं इन्होंने क्या कर दिया, बांध से तुलना कर दिया, किसकी, गृह प्रबंध की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि देवदास जो थे क्या कर दिए, घर में बांध बना दिए थे। ऐसे आप करके कुछ याद कर लीजिएगा। ठीक है, घर में बांध बना दिए थे, ऐसे करके मैं याद कर रही हूँ, आप भी कुछ याद कर लीजिएगा। 182 का आंसर कर दें। व्यवस्थापन घर के वातावरण में मानवीय संगठन की क्या है, प्राकृतिक बुद्धि है। यह कथन किसने कहा है, वुडेयर एवं फ्लोहर ने कहा है। इन्होंने क्या कहा, व्यवस्थापन घर के वातावरण में मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि है, तो किसने कहा है, वुडेयर ने कहा है, फ्लोहर ने कहा है। गुड गुड की बात कहा है मैम, प्राकृतिक वृद्धि है यानी नेचुरल वाली चीजें कहा है, तो किसने कहा है, गुड ही होगा, गुडियर ने कहा है। ठीक है, डैश 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 योजना को कार्यान्वित करना है, किसके द्वारा योजना को कार्यान्वित करना है, तो नियंत्रण के द्वारा योजना को कार्यान्वित किया जाता है। ठीक, निर्णय लेने में 3 चरण किसने दिया है, अब आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, निर्णय में 3 चरण किसने दिया, 4 चरण किसने दिया, 5 चरण किसने दिया, 6 चरण किसने दिया, ये सबने दिया है। और ये मैंने
ये किसमें है, होम मैनेजमेंट में मैं ये करा रखी हूँ। आप जा करके देख ले, वहां पे होम मैनेजमेंट प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें मैंने इन सबको करा रखा है, किसने 3 दिया किसने 4 दिया। खैर यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ते हैं, तो 3 चरण किसने दिया था, जॉन ड्यूबी ने दिया था। किसने दिया था, जॉन ड्यूबी ने दिया था। निर्णय लेने में 4 चरण किसने दिया, तो निकी लेवमडॉर्सी ने दिया। किसने दिया, निकी लेवमडॉर्सी ने दिया। मनुष्य का आवास वह तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ है, ये किसने कहा, वेयर ने कहा। आपको मैं यहाँ पे याद करने का ट्रिक बताऊं, आप कहोगे मैम वेयर जानते हो, वेयर हाउस सुने हो, वेयर हाउस किसी मतलब कोई फैक्ट्री होती है उसे वेयर हाउस कहते हैं ना। तो वेयर हाउस, ये वेयर ने कहा, तो वेयर ने किसके लिए कहा, हाउस के लिए कहा, वेयर हाउस। मनुष्य का आवास जो है, यानी हमारा जो वेयर हाउस है, ये सुरक्षा से ही नहीं, सुरक्षा से बढ़कर बहुत कुछ है। भाई सुरक्षा ही केवल हमें हमारे घर में मिलती है, हमारे घर में हमें प्यार मिलता है, लाड मिलता है, क्या मिलता है, वहां पे हम लोग बहुत ही अच्छे से खुशी खुशी हैप्पी हैप्पी रहते हैं। तो केवल सुरक्षा ही नहीं मिलता है, सुरक्षा से बढ़ के बहुत कुछ मिलता है। कहाँ मिलेगा मैम, वेयर हाउस में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, वेयर हाउस में मिलेगा। अब आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि आवास में सुरक्षा की बात किसने किया है, वेयर ने किया है। ठीक है, ऐसे मैं आप लोगों को सारा भी परिभाषा मैं याद करवा दूंगी, आप लोग चिंता मत करना कि मैम कैसे परिभाषा कैसे डेफिनेशन याद होगा। आप लोगों को पूरे होम साइंस में कम से कम 50 से 70 परिभाषाएं मैं याद कराऊंगी जो मुझे लर्न है। ठीक है, मैं वो सब आपको लर्न कराने की जिम्मेदारी लेती हूँ, बट आपको मेरे साथ क्या है, रेगुलर जुड़ करके तैयारी करनी है। बदले में मैंने आज आप लोग को कहा ही नहीं कि जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको मिले। और खास करके जो लोग मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं मेरे साथ जुड़ करके, उन्हें तो चैनल को स्पेशली सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब मेरे हाथ से चीजें जाने वाली हैं। क्योंकि जब ऐप बन जाएगा तो आप बिल्कुल भी मेंस की क्लास नहीं पाओगे। इसके लिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो क्या है, व्यवस्थापन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। योजना यानी प्लानिंग, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग, मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन। इसको क्या कहते हैं, इसको मिलाकर के पोष कहते हैं। क्या कहते हैं, पोष कहते हैं। ठीक है, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, सी फॉर कंट्रोलिंग, ई फॉर इवेल्युएशन। ठीक है, मूल्य जिन्हें हम वैल्यू कहते हैं जीवन को अर्थ देते हैं। मैंने कल बताया था ना कि हमारे वैल्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। हमारे वैल्यू जो हैं परिस्थिति के गुलाम होते हैं, यानी परिस्थिति के अकॉर्डिंग ये अपना डांस करके दिखाते हैं। अगर आज हमारा वैल्यू है कि मेरे माँ का तबीयत खराब है, मुझे उन्हें दवाई लानी है, दवाई लाने के लिए मुझे पैसा चोरी करना है, तो आज मेरा ये मूल्य क्या होगा, चोरी करने के लिए मुझे कहेगा। यहाँ मेरा मूल्य बदल गया। आज मैं क्लास में कल मैं बच्चे को पढ़ाऊंगी तो मैं वहां कहूंगी कि बेटा चोरी करना गलत बात है। अगर वो किसी का पेंसिल या इरेजर या कॉपी चुरा लिया है तो मैं उसके लिए पनिशमेंट भी दूंगी। तो यहाँ मेरा वैल्यू क्या है, यहाँ मेरा वैल्यू ये है कि बच्चों को ये सिखाओ कि चोरी करना पाप है। ठीक है, लेकिन यहाँ मेरी वैल्यू क्या किया, मैं तो यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ कि चोरी करना बेटा गलत बात है, और यहाँ मैं खुद ही चोरी कर ली। तो यहाँ मेरी वैल्यू क्या है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ के रखना होता है कि वैल्यू क्या है, परिवर्तनशील है। अगर प्रश्न बन जाए कि क्या मूल्य परिवर्तनीय है, तो जी हाँ मूल्य परिवर्तनीय है। मूल्य अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलते हैं, यानी मूल्य परिवर्तन के परिस्थिति के हिसाब परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, गैंग अवस्था उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। गैंग एज किसे कहेंगे, ग्रुप एज किसे कहेंगे, तो उत्तर बाल्यावस्था को कहेंगे। उत्तर बाल्यावस्था को अगर इंग्लिश में बोले तो क्या कहेंगे, तो उत्तर बाल्यावस्था। और एक क्या होता है उत्तर बाल्यावस्था, और कौन सा बाल्यावस्था होगा, पहले ये बताओ, तुम्हें बताओ, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। तो उत्तर यानी पोस्ट चाइल्डहुड होगा, पोस्ट चाइल्डहुड होगा। ठीक है, हाँ सही है। शांति निकेतन की शुरुआत किसने की थी, तो शांति निकेतन की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। कब किया था, 1921 में। कब किया था, 1921 में। ठीक है, इधर आ जाओ। 191 का आंसर क्या है, 91 क्वेश्चन पे हम वहां भी छोड़े थे आप लोगों को, अब यहाँ 191 हो गया। कल से आज ज्यादा आप लोग क्वेश्चन कर लिए हो। इटावा पायलट की शुरुआत कब और किसने की थी, तो एल्बर्ट मेयर ने 1948 में किया।
कब किए थे? अल्बर्ट मेयर ने 1948 में किए थे। संचार शब्द किस लैटिन शब्द से आया है? तो कम्युनिस्ट शब्द से आया है। किससे आया है? कम्युनिस्ट शब्द से आया है। आप बता दो, संचार शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ से हुई थी? तो इंग्लैंड से हुई थी। किस विश्वविद्यालय से हुई थी? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुई थी। ठीक है, किस सन में हुआ था? आप लोग बताइएगा। दृश्य साधन है तो चार्ट हो गया, ये क्या है? दृश्य साधन है। और दृश्य शब्द साधन, ये जिनको देखना हो बहुत अच्छे से मैंने करा रखा है कि ऑडियो विजुअल एड्स कौन से होते हैं, पूरा डायग्राम बना करके बहुत अच्छे से दिया गया है। 10 मिनट वाले टेस्ट सीरीज में जो प्लेलिस्ट बना होगा 10 मिनट सीरीज करके, उसमें अपलोड है, जा करके वहां देख लें। उस वीडियो को आप लोगों द्वारा बहुत ही प्यार दिया गया था, बहुत बच्चे देखे थे, बहुत लोगों ने कहा था मैम बहुत अच्छा है। तो आपको भी देखना हो तो जाकर के देख सकते हैं। तो दृश्य शब्द साधन क्या है? टीवी है। टीवी को हम क्या है? टीवी हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्लाइड हो गया, ये सब क्या है? दृश्य शब्द साधन होते हैं। इनको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 95, 200 तक करा करके छोड़ देंगे। ठीक है, मुंडेल ने व्यक्ति की कार्य पद्धति में सुधार के परिवर्तन को कितने भागों में बांटा है? तो मुंडेल ने जो कार्य प्रणाली है, मुंडेल ने दिया था ना, क्या दिया? परिवर्तन का वर्ग दिया था। तो कितना दिया है? 5 भागों में बांटा है। वो 5 क्या है? देह का परिवर्तन, और कार्य में परिवर्तन, और क्या है? ये मैंने देखिए ट्रिक लिखी हूं मैं, दे का को, ये आप लोग क्या है? देह में परिवर्तन, कार्य में परिवर्तन, और ये क्या है? ये नहीं मुझे याद आ रहा। तैयार माल में परिवर्तन, कच्चे माल में परिवर्तन, और ये क्या है? इसका मुझे नहीं याद आ रहा। एक बार मैं फिर से अपना देख करके बताऊंगी कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, परिवर्तन का वर्ग किसने दिया? तो मुंडेल ने दिया। किस लक्ष्य को परिवार प्रतिपादित पहले करता है परंतु यथार्थ में स्वीकारता बाद में है? तो जो दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं, आदमी क्या है, घर में बच्चे बड़े होते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है लोग क्या सपने देख लेते हैं। कई कई लोग तो बच्चे भी पैदा भी नहीं हुए, प्लानिंग भी नहीं किए हैं, वो भी सोच लेते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी बनेगी तो मैं उसे बेटा इंजीनियर बनाऊंगी, डॉक्टर को बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी, टीचर बनाऊंगी, जो भी बनाऊंगी। ठीक है, तो क्या सोचा मैंने बहुत पहले है, लेकिन यथार्थ में स्वीकारेंगे जब हमारा बेटी बेटा हो जाएगा, उस लायक बड़ा हो जाएगा, तब मैं स्वीकारूंगी। तो यही चीजें क्या है? दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 का आंसर कर दे। मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग बुक किसने लिखा है? तो मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग बुक जो है मिकेल डॉर्सी ने लिखा है। 199 का आंसर कर दे। क्या है? गृह व्यवस्था एक व्यावहारिक विज्ञान है, यह किसने कहा है? गृह व्यवस्था जो है व्यावहारिक विज्ञान है, किसने कहा है? तो पोर्टजिन ने कहा। किसने कहा है? पोर्टजिन ने कहा है। ठीक है, 200 क्वेश्चन नंबर, यही आप लोग का लास्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। व्यवस्थापन प्रक्रिया के मुख्य चरण बताइए। आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। संगठन क्या है? मुख्य नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है संगठन मुख्य नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या होगा? प्लानिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा, एंड इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन होगा। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए, ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये सीरीज कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, क्या चीजें आप लोग अपना अनुभव जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।